हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द वर्ड यूनिफॉर्म refers टू द स्पीड which is uniform throughout the motion। इसका मतलब ये दोस्तों कि यदि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है और ऐसा वो एक कांस्टेंट स्पीड से करता है तो उसके मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी दोस्तों कि इस टर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म refers to the speed of the object, not the velocity of the object. We suppose an object is moving with uniform speed v in a circle of radius r. Since the velocity of the object is changing continuously in direction, the object undergoes acceleration. We shall find the magnitude and the direction of this acceleration. अब दोस्तों माना कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कंसिस्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Although the magnitude is constant, but the direction is consistently changing because the object is moving in a circle. Therefore दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक एक्सेलरेशन होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इंड्यूस हो रही होगी। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। In figure A, we see the vector delta V which is perpendicular to delta R. Here we find change in vectors between points P and P prime. We also see that a, that is the average acceleration, is also perpendicular to delta r. तो दोस्तों फिगर A1 में हम देखते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट पॉइंट P से पॉइंट P प्राइम तक जाता है तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा आर वेक्टर। अगर पॉइंट P पे वेलोसिटी वेक्टर है v और पॉइंट P प्राइम पे वेलोसिटी वेक्टर है v प्राइम, तो हम इस ट्राइंगल में देख सकते हैं कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा डेल्टा v विच इज एच आई वेक्टर। और हम जानते हैं दोस्तों कि हमारी एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। देयरफॉर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एंड एवरेज एक्सेलरेशन हैज डायरेक्शन अलोंग एच आई। दोस्तों हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Hence, it can also be seen that A is directed towards the center of the circle. इस फिगर से दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर और ये वेक्टर व्हेन एक्सट्रापोलेटेड आल्सो मीट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब दोस्तों हम इस एक्सेलरेशन यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी मूव फ्रॉम फिगर ए टू बी टू सी। अब दोस्तों फिगर A1 से जब हम फिगर B1 पे आते हैं तो इधर बेसिकली हमने टाइम पीरियड या फिर टाइम इंटरवल को कम कर दिया है, यानी टाइम फ्रॉम P टू P प्राइम इज लेसर एज कंपेयर टू फिगर A। इस फिगर में भी दोस्तों हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि द एक्सेलरेशन यानी द एवरेज एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। दोस्तों इस तरीके से जैसे P प्राइम टेंड्स टू P and it comes more and more closer to P और time interval goes to zero, हम देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे the average acceleration is directed towards the center. Therefore दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि instantaneous acceleration which is the limit of average acceleration as time tends to zero is also directed towards the center of the circle and is therefore perpendicular to the velocity vector which is the instantaneous velocity vector. Therefore दोस्तों finally, in C, we see that the average acceleration becomes the instantaneous acceleration. It is directed towards the center. Thus, we find that the acceleration of an object in uniform circular motion is always directed towards the center of the circle. We now find the magnitude of the acceleration. तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन फाइंड करी। इसके बाद हम उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि mod of A which is the instantaneous acceleration is equal to limit as delta t tending to zero of the average acceleration which is delta v upon delta t। और क्योंकि हम उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v लिख सकते हैं। दोस्तों यदि हम ये फिगर कंसीडर करें तो हम ये ट्राइंगल देख सकते हैं जिसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो एंगल r और r प्राइम के बीच में होगा वही एंगल v और v प्राइम के बीच में होगा। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि let the angle between position vectors r and r prime be delta theta।
Since the velocity vectors v and v prime are always perpendicular to the position vectors, the angle between them is also delta theta. इसका मतलब ये दोस्तों कि हम हमेशा r वेक्टर से 90 डिग्री रोटेट करके v वेक्टर तक जा सकते हैं. सिमिलरली r प्राइम वेक्टर से 90 डिग्री रोटेट करके v प्राइम वेक्टर तक जा सकते हैं. देयरफॉर दोस्तों यदि r प्राइम और r वेक्टर्स में एंगल डेल्टा थीटा है तो v प्राइम और v वेक्टर्स में भी एंगल डेल्टा थीटा होगा, क्योंकि दोनों v प्राइम और v को हमने r प्राइम और r से ही ऑब्टेन किया है, बस दोनों को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है. Hence the triangle CPP prime formed by the position vectors and the triangle GHI formed by the vectors v, v prime and delta v are similar. तो दोस्तों इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स C, P prime P and I, G, H are similar. ऐसा इसलिए दोस्तों बिकॉज सबसे पहले P prime C, P and I, G, H angles are same which are equal to delta theta. ऑल्सो दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि Cp प्राइम अपॉन IG विच इज इक्वल टू R प्राइम अपॉन V प्राइम इज इक्वल टू Cp अपॉन GH विच इज इक्वल टू R बाई V. दोस्तों हम जानते हैं कि ये ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए हमको मैग्नीट्यूड ऑफ R प्राइम, R, V प्राइम और V देखना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ R प्राइम एंड R आर सेम and the magnitudes of v prime and v are same. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा motion is uniform circular motion and the speed of the object is constant. Therefore दोस्तों ये दोनों triangles similar हो जाएंगे. तो हम similarity condition के result को लगाकर दोस्तों कह सकते हैं कि mod of delta v by v is equal to mod of delta r by r. अब दोस्तों हम जानते हैं कि the mod of the instantaneous acceleration is equal to limit at delta t tending to 0 of delta v by delta t. यहाँ पे हम magnitude of delta v यूज कर सकते हैं, is equal to limit of delta t tending to 0 of v times magnitude of delta r upon capital R delta t. ऐसा दोस्तों हमने सिमिलैरिटी कंडीशन को यूज करके निकाला. दोस्तों इस इक्वेशन में हम v by capital R क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं और हम कह सकते हैं कि this is equal to v upon capital R times limit as delta t tending to 0 of magnitude of delta r upon delta t. अब दोस्तों हम जानते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए डेल्टा टी को 0 टेंड कर रहे हैं. ऑब्जर्व दैट इफ डेल्टा टी इज स्मॉल देन डेल्टा थीटा विल आल्सो बी स्मॉल. यानी दोस्तों यदि डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा होगा. एंड देन पीपी प्राइम दोस्तों एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर अप्रोक्सीमेटली. दोस्तों यहाँ पर हम पीपी प्राइम एज आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पीपी प्राइम की बात कर रहे हैं. ये दोनों क्वांटिटीज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी. ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब एंगल डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा तो हमारा कर्व्ड लाइन द आर्क विल approximately coincide with the straight line joining P and P prime. Hence, magnitude of delta R is approximately equal to V times delta T. ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि V times delta T is the arc length of PP prime and delta R's magnitude is equal to the magnitude of the displacement vector. इसका मतलब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि limit as delta T tending to 0 of delta R magnitude upon delta T is equal to V. This finally gives us that the centripetal acceleration AC is v square by r. तो दोस्तों यदि हम इस एक्सप्रेशन में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 को हम v डाल देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. इस एक्सेलरेशन को दोस्तों हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं. Thus, the acceleration of an object moving with speed v in a circle of radius r has magnitude v square by capital R and is always directed towards the center. This is why this acceleration is called centripetal acceleration. तो दोस्तों हम इस acceleration को centripetal acceleration इसलिए कहते हैं क्योंकि इस acceleration की direction is directed towards the center. इस स्लाइड में दोस्तों हम angular velocity का concept देखेंगे. Suppose an object in uniform circular motion for time delta t and in this time line joining the object to center rotates by angle delta theta. इसका मतलब ये दोस्तों कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट P से पॉइंट P प्राइम तक ट्रैवल कर सकता है विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड इन टाइम डेल्टा t. और मान लीजिए कि ये पॉइंट
एंगल डेल्टा थीटा कवर करता है इन दिस टाइम। तो इस डेल्टा थीटा क्वांटिटी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस, यानी क्या डिस्टेंस उस पॉइंट ने ट्रैवल किया इन टर्म्स ऑफ द एंगल दैट इट मेक्स एट द सेंटर। We define the angular speed omega as the time rate of change of angular displacement. Omega is equal to delta theta by delta t. यानी दोस्तों अब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। यहाँ पर हम एंगुलर स्पीड देख रहे हैं दोस्तों। एंगुलर स्पीड इज अ स्केलर एंड इट इज नॉट अ वेक्टर, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा थीटा किस रेट से चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। Also observe that speed is equal to distance covered upon time. हम ये भी देख सकते हैं कि speed of the object is the distance covered by it upon time is equal to r delta theta upon delta t. यानी the speed of the object is equal to distance covered और distance covered होगा r delta theta upon delta t. हम जानते हैं दोस्तों कि delta theta upon delta t is omega which is the angular speed. तो therefore दोस्तों हम कह सकते हैं कि speed is equal to omega r. इसके बाद दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा r, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल देखेंगे। An insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes several revolutions in 1000 seconds। यानी दोस्तों एक इंसेक्ट जो कि एक सर्कुलर ग्रूव में है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, वो ग्रूव में मूव करता है और 7 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेता है 100 सेकेंड्स में। A, what is the angular speed and the linear speed of the motion? And B, is the acceleration vector a constant vector? And what is its magnitude? दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन ए का आंसर देखेंगे। द एंगुलर स्पीड ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 7/100 इज इक्वल टू 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू द एंगल कवर्ड अपॉन द टाइम इंटरवल। अब हम जानते हैं दोस्तों कि क्योंकि 7 रेवोल्यूशंस 100 सेकंड में कवर करी गई, देयरफॉर 1 रेवोल्यूशन वाज कवर्ड इन 100 बाय 7 सेकंड्स। 1 रेवोल्यूशन में दोस्तों 2 पाई एंगल कवर किया जाता है, therefore दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई दैट इज द एंगल कवर्ड अपॉन टी, जहां पर टी होगा 100 बाय 7। therefore दोस्तों ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 7/100 इज इक्वल टू 0.44 रेडियन पर सेकेंड। दोस्तों एंगुलर स्पीड की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल। दोस्तों हम अब ये भी कह सकते हैं कि द लीनियर स्पीड इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जैसा कि हम एक फॉर्मूला में ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम ऑप्शन बी का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको कि सॉल्व करके हम कह सकते हैं कि 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब दोस्तों हम जानते हैं कि क्योंकि पॉइंट एक सर्कल में मूव करता रहता है, therefore the acceleration's direction also keeps on changing. Therefore acceleration is not a constant vector, however its magnitude is constant. और दोस्तों हम ये constant magnitude निकाल चुके हैं which is equal to 2.3 centimeter per second square. Thank you.